नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश सुमन और आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट के इस अंक में हम आपको दिखा रहे हैं सामुद्रिक विकास के बारे में, भारत के विकास में, भारत की संपन्नता में समुद्र के योगदान के बारे में और कैसे आत्मनिर्भर भारत में समुद्र सहायक हो सकता है, इसके बारे में। भारत इस साल 2 से 4 मार्च के बीच में वर्चुअल तरीके से मैरीटाइम शिखर सम्मेलन आयोजित कर रहा है। इस शिखर सम्मेलन में 24 देशों के 20,000 से भी ज़्यादा प्रतिनिधि भाग लेने वाले हैं। उद्देश्य यह है कि देश और दुनिया के लोगों को भारत में समुद्री क्षेत्र में अवसरों, व्यापार की संभावनाओं से अवगत कराना। तो आइए देखते हैं हम खुद भी कि कितने हैं हमारे समुद्री क्षेत्र में अवसर, कितना उद्योग लग सकता है और किस तरह से यह भारत के अन्य क्षेत्रों से जुड़ सकता है। बड़े भौगोलिक विस्तार वाले भारत के उत्तर में हिमालय, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर हैं। इस तरह 32,87,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल और 3 तरफ से समुद्र से घिरे प्रायद्वीप देश भारत की समुद्री सीमा करीब 7,500 किलोमीटर की है। समंदर के बियॉन्ड आप चलते जाएंगे तो 200 नॉटिकल माइल्स मतलब करीब 360 किलोमीटर तक हमारी होती है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जिस कंट्री का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उससे ये एक हक होता है कि आप वहाँ पर एक्सप्लोरेशन कर सकें, फिशिंग कर सकें, सीबेड माइनिंग कर सकें, ऑयल के लिए ड्रिलिंग कर सकें। तो जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं अखिलेश जी, उस पर उस देश का अधिकार होता है। और कोई और भी देश अगर वहाँ करना चाहे तो उन्हें पहले यहाँ से एक अप्रूवल लेनी पड़ती है उस देश से। तो अगर आप ऐसा देखें तो हमारा तो मिलियंस ऑफ स्क्वायर किलोमीटर जो है हमारे EEZ में आता है। इतना बड़ा इलाका और उसका पूरा उपयोग करना आत्मनिर्भर भारत का एक अहम हिस्सा है। इंडियन मैरीटाइम सेक्टर, जैसा आपने बताया, आत्मनिर्भर भारत का जो विजन है उसको अकॉम्प्लिश करने के लिए हमने मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 को प्रिपेयर किया है। इसमें मैरीटाइम सेक्टर से जुड़े हुए बहुत सारे पहलू हैं, जैसे कि वर्ल्ड क्लास पोर्ट बनाना इंडिया में, स्मार्ट पोर्ट्स को डेवलप करना, इनलैंड वाटरवेज को डेवलप करना, जो हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसे घटाना, जिससे कि आत्मनिर्भर भारत का विजन है वो पूरा हो पाए। तो उन उद्देश्यों को देखते हुए ये विजन जो हमने बनाया है मैरीटाइम इंडिया विजन 2030, उसमें बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स, 150 से ज़्यादा इनिशिएटिव्स आइडेंटिफाई किए गए हैं। और इन इनिशिएटिव्स को पूरा करने के लिए कोई 400 प्रोजेक्ट्स की कंपेंडियम बनाई गई है। और ये जो हमारा विजन है और जो हमने प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई किए हैं, ये हम इन्वेस्टर्स को, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, जो कि इस समिट में भाग लेंगे, उनके सामने हम रखेंगे। भारत के विशाल समुद्री इलाके में 12 बड़ी बंदरगाह हैं। ये बंदरगाहें कांडला, मुंबई, न्यू मैंगलोर, कोचीन, चेन्नई, कामराजर, विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता, JNPT मुंबई, मार्बगांव गोवा और चिदम्बरनार तमिलनाडु। इन 12 बंदरगाहों में 6 पूरब और 6 पश्चिम तट पर स्थित हैं। इन सभी का नियंत्रण केंद्र सरकार के अधीन है। एक अनुमान के मुताबिक भारत के कुल व्यापार की 95% मात्रा और 65% मूल्य का व्यापार बंदरगाहों के माध्यम से होता है। इनके अलावा समुद्री जल क्षेत्र में स्थित तेल और प्राकृतिक गैस, खनिज पदार्थ और मछली उत्पादन का भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास के लिए विशेष महत्व है। इंडिया का जो मैरीटाइम हिस्ट्री है बहुत ही ग्लोरियस रहा है। लोथल से लेके आप देखें तो वी हैव अ वेरी ग्लोरियस मैरीटाइम हिस्ट्री। और अभी भी जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है वो 95% मैरीटाइम रूट से ही होता है। और आज जैसे आपको मालूम होगा, पिछले 4-5 सालों में जो रिफॉर्म हुआ है,
हमारे मेजर पोर्ट्स की जो कैपेसिटी थी 800 मिलियन मेट्रिक टन की, वो बढ़ के 1500 मिलियन मेट्रिक टन हो गई है। और जो हमारे मेजर पोर्ट्स हैं उनके कैपेसिटी एडिशन तो हुई है, जो हमारी इकॉनमी है उसमें उनका बहुत ही बड़ा योगदान है। अभी कोविड के समय हमारे जितने पोर्ट थे वो हर समय खुले रहे। संसद के मौजूदा बजट सत्र के पहले हिस्से में इन बंदरगाहों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए एक नया विधेयक पारित किया गया। इसके कानून बनने से इन बड़े बंदरगाहों को स्वायत्तता देने और ज्यादा कारगर बनाने के लिए खुद स्थानीय तौर पर निर्णय लेने का रास्ता साफ हो गया है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री मनसुख मंडाविया ने संबंधित विधेयक पर चर्चा के बाद खुद संसद के दोनों सदनों को इसकी जानकारी दी। इन बंदरगाहों के विकास पर सरकार ने 20 बरस में 58,884 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई है। ये बिल कोई पोर्ट का प्राइवेट करने के लिए या तो प्राइवेटाइजेशन के लिए नहीं है, बल्कि प्राइवेट पोर्ट की कंपटीशन करके पोर्ट हमारा टिक सके उसके लिए है। हमने ये पोर्ट में, ये पोर्ट अथॉरिटी बिल में ये प्रावधान लेके आए हैं, जैसे पोर्ट स्वायत्त बने, पोर्ट अपने डिसीजन स्वयं को ले सके। इन बंदरगाहों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए सन 2014 में उन्नति प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। इसको अंतर्राष्ट्रीय मानदंड के मुताबिक बनाने के लिए 116 नई पहलें लेनी थी, जिसमें कि अभी तक 93 पहल ली जा चुकी हैं। इससे सभी 12 बड़े बंदरगाहों की क्षमता बढ़ानी है, जिसमें 80 करोड़ टन अतिरिक्त संचालन की क्षमता बन चुकी है। बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। योजना है पूरे देश में बंदरगाहों के निर्माण की, पूरे देश में बंदरगाहों को, समुद्र को देश के विकास के साथ जोड़ने की, और किस तरीके से समुद्र और जल मार्गों का विस्तार हो ताकि देश के लोगों को रोजगार भी मिले और उनको एक ऐसा यातायात का साधन मिले जो सुलभ हो और कम खर्चे वाला हो। समुद्र के विस्तार को देखते हुए देश के बंदरगाहों का विकास जरूरी है। इन बंदरगाहों के विकास से पूरे देश में रोजगार का विस्तार होगा। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने 2025 तक देश के बंदरगाहों की माल संचालन क्षमता को बढ़ाकर 330 करोड़ टन प्रतिवर्ष करने का निर्णय लिया है। ऐसा देखा गया है कि लंबी दूरी तक भारत के समुद्री तट पर बंदरगाह नहीं है। इसकी वजह से कई बार जहाजों को लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ती है। इसीलिए सरकार की सोच नए बंदरगाह बनाने की भी है। ये जो हमारा विजन है और जो हमने प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई किए हैं, ये हम इन्वेस्टर्स को, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, जो कि इस समिट में भाग लेंगे, उनके सामने हम रखेंगे। हमारा उद्देश्य है कि इन प्रोजेक्ट्स की जो कुल लागत है 2 लाख करोड़ से ज़्यादा है। इन प्रोजेक्ट्स को जो हमने आइडेंटिफाई किया है, इसको हम आगे ज़मीन पे उतार पाएँ। इन प्रोजेक्टों में बहुत सारे हैं जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से किए जाएंगे। हमारी कोशिश है, जो हमने रिफॉर्म किया है इस क्षेत्र में पिछले कुछ सालों में, उससे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को और इन प्रोजेक्ट्स के वायबिलिटी को काफ़ी बल मिला है। भारत के दक्षिणी कोने को समुद्री जहाजों का केंद्र बनाने की योजना है, क्योंकि वो पूरब और पश्चिम के व्यापार का रास्ता है। इस रास्ते पर आने वाले जहाज अभी तक खासतौर पर सिंगापुर और कोलंबो के बंदरगाहों पर आश्रित रहे हैं। मान लीजिए कि कोई सामान आपको गल्फ में किसी देश को भेजना है, या फिर भारतवर्ष के किसी इलाके में भेजना है, या फिर अफ्रीका के किसी पोर्ट में भेजना है, या फिर बांग्लादेश भेजना है, म्यांमार भेजना है, जो कि आपका सामान नहीं है, सामान वो इन सभी देशों का है। तो अब मान लीजिए कि अभी आज जो वो कोलंबो में कंटेनर्स को उतारने के लिए कोलंबो जाते हैं सब लोग, अगर हम ट्यूटिकोरिन या किसी और पोर्ट को डेवलप करें जिसमें कि हम इतनी बड़ी ट्रैफिक को हैंडल कर सकते हैं, इतना सारा सामान हम ला के वहां उतार सकते हैं दूसरे देशों के लिए भी, और उसके बाद हम उनको छोटे जहाजों में इन सभी देशों को हम अगर भेज सकते हैं, तो उनको जो है पहले तो वो खर्च उनको कम पड़ेगा, क्योंकि अब बहुत नजदीक उनके आकर सामान पड़ा हुआ है, और उनको
शिप्स को हायर करने में उतनी कठिनाई नहीं होगी। भारत सरकार ने बंदरगाहों के विकास के लिए सन 2003 में सागरमाला योजना की शुरुआत भी की। इस परियोजना में 5 समुद्र तटीय राज्यों में 6 नए बंदरगाहों का निर्माण किया जाना है। इन पर 1.55 लाख करोड़ रुपए की लागत आएगी। अभी तक इसमें 26,600 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। The government of India's commitment to port-led development can be seen through the Sagarmala scheme. About 575 projects at a total cost of over 6 lakh crore rupees have been identified for implementation during 2015 to 2035 period. इससे अलग 3 नए बड़े पोर्ट बनाने की योजना बनाई गई है। ये पोर्ट हैं महाराष्ट्र का वाधवन, उड़ीसा का पारादीप आउटर हार्बर और तमिलनाडु का वीओसी आउटर हार्बर। भारत की योजना दुनिया की आपूर्ति श्रृंखला में शामिल होने की है। इसके लिए अच्छे बंदरगाह भी चाहिए, अच्छे जहाज भी चाहिए और उसके अलावा उनका डिजिटाइजेशन और उनका ऑटोमेशन जरूरी है। इसी मामले में विदेशी निवेश होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि विदेशियों को यह लग रहा है कि भारत में जो समुद्री सीमा है वो काफ़ी बड़ी है और समुद्री विस्तार भारत को काफ़ी लाभदायक बनाता है। जहाज का निर्माण, उनकी मरम्मत और जहाजों को तोड़ने का कारोबार भारत के समुद्री विकास का एक बड़ा अंग है। ये एक बड़ा उद्योग है जिससे बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिल सकता है। इससे जुड़े कई अन्य उद्योग भी खड़े हो सकते हैं। विश्व स्तर पर अगर देखें तो दुनिया में $70 अरब का जहाज बनाने का बाजार है। $12 अरब का जहाज मरम्मत और जहाजों को तोड़ने का कारोबार है। अभी जो मेक इन इंडिया का जो नया जो गाइडलाइन आया है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है कि 200 करोड़ से कम के जितने ऑर्डर हैं वो इंडियन एंटिटीज़ को ही मिलें, इससे भी हमारे शिप बिल्डिंग को बहुत बड़ा लाभ होगा। आपको मालूम है कि इस बार के बजट में माननीय वित्त मंत्री जी का एक अनाउंसमेंट था कि हमारी जो शिप रिसाइकलिंग की जो व्यवस्था है उसमें भी सुधार किया जाएगा। अभी जैसे हम कोई 4.5 मिलियन मेट्रिक टन शिप ब्रेकिंग का काम हमारे कंट्री में होता है। अभी 2019 में पार्लियामेंट ने रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स एक्ट पास किया। इससे जो हमारे शिप ब्रेकिंग यार्ड हैं वो हांगकांग कन्वेंशन कंप्लायंट, यानी कि वहाँ पे जो सेफ्टी और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और हजार्डस मटेरियल हैंडलिंग की व्यवस्था है उस पे उन्होंने ध्यान दिया है और हमारे काफ़ी सारे जो शिप ब्रेकिंग यार्ड्स हैं वो कंप्लायंट हो गए हैं। इससे हमारी उम्मीद है कि बहुत सारे शिप्स यूरोपियन कंट्री से अब हमारे शिप ब्रेकिंग यार्ड्स में आ पाएंगे और हमने अभी जो रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स के रूल हैं उसको भी बना दिया है। इन सभी इनिशिएटिव्स के चलते हमारा लक्ष्य है कि 5 साल में जो हमारी कैपेसिटी है वो बढ़ के दुगनी हो जाए और हम 9 मिलियन टन शिप ब्रेकिंग का काम कर पाएं। भारत के पास फिलहाल 28 शिपयार्ड हैं, जिनमें निजी, केंद्रीय और राज्य सरकार के उपक्रम हैं। भारत सरकार ने इस क्षेत्र की मजबूती के लिए 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रावधान किया है। इस क्षेत्र में किए गए कई प्रावधानों की वजह से पिछले कुछ वर्षों में करीब 2 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा हुए हैं। फिर से ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने एक नई स्कीम की घोषणा की है। 1624 करोड़ की स्कीम इंडियन फ्लैग शिप्स को प्रमोट करने के लिए। ये पहली बार हुआ है। इसके चलते जो हमारी इंडस्ट्री है, शिपिंग इंडस्ट्री है, उनको इंसेंटिव होगा कि वो शिप्स को इंडिया में फ्लैग करें, इंडियन फ्लैग इंडिया में रजिस्टर करें और वो इंडियन फ्लैग को लेकर चलें। इससे जो हमारे सी फेयरर्स हैं उनको नौकरी पाने में, उनके ट्रेनिंग में और जो हमारी इंडियन फ्लैग की जो फ्लीट है जो कि हमारे सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत अहम है, उसको भी लाभ होगा। अभी तक मरम्मत के क्षेत्र में भारत का हिस्सा दुनिया का मात्र 1% है, लेकिन
भारत की भौगोलिक स्थिति के मुताबिक हिस्सा 7 से 9% तक पहुंच सकता है। इसके अलावा अरब और हिंद महासागर में अमेरिका सहित अन्य मित्र देशों की नौसेना के जहाजों की भी सर्विस की जा सकती है। इस ओर से जाने वाले जितने शिप्स हैं उनकी रिपेयर हो, चाहे सर्विसिंग हो, चाहे उसमें तेल डालना हो, चाहे उसका सामान उतार के, चाहे हल्का फुल्का काम करना हो, तो उसकी क्षमता हमें बढ़ानी पड़ेगी अवश्य। अभी भी हो सकती है। अभी कैसे हो सकती है? मान लीजिए जब तक आपके पास उतने बंदरगाह नहीं है जहाँ की उतने सारे जहाज आ सकें, तो उसको हम कहते हैं कि वो फ्लोटिंग डॉक्स होते हैं। तो फ्लोटिंग डॉक बना के उसको हम एंकर करें किसी बंदरगाह के बाहर ही, और उसमें उस जहाज को ले लिया जाए फ्लोटिंग डॉक के अंदर, ड्राई डॉक के अंदर, और रिपेयर एजेंसीज जो है अपनी बोट से, छोटे बोट से उसमें जाकर उसका रिपेयर क्या करें। जहाजों की मरम्मत के लिए देश में 6 केंद्रों की पहचान की गई है। ये गुजरात, मुंबई, गोवा, कोचिन, चेन्नई और विशाखापट्टनम में होंगे। इसके अलावा घरेलू जहाजों की मरम्मत में भी 4 से 5 हजार करोड़ रुपए का बाजार है। इसमें 30 से 35 हजार अतिरिक्त रोजगार बन सकता है। इसमें से करीब 200 करोड़ रुपए का निवेश आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत हो सकता है। जैसे अभी कोचिन शिपयार्ड में एक बहुत बड़े यार्ड को हम कमीशन करने जा रहे हैं इस साल के अंत तक, और साथ साथ जैसे बताया, जैसे जैसे इंडिया में और शिप फ्लैग किए जाएंगे और उनका पोर्ट ऑफ कॉल इंडिया होगा, तो वो इंडियन यार्ड्स में जाके अपनी मेंटेनेंस भी कराएंगे। तो ये इकोसिस्टम एक डेवलप होगा, जिससे कि जो हमारी शिपिंग इंडस्ट्री है वो बाहर नहीं जाके इंडिया में ही फ्लैगिंग कराएगी, इंडिया के शिप्स पे काम करेगी, और इंडिया में जो हमारे शिपयार्ड्स हैं और शिप रिपेयर यार्ड्स हैं उनको इससे काम मिलेगा। ये है गुजरात का अलंग। ये पूरी दुनिया में जहाजों को तोड़ने के केंद्र के रूप में विख्यात है। अलंग में हर साल 450 के करीब जहाजों को तोड़ा जा सकता है। अलंग में 10 किलोमीटर के अंदर जहाज तोड़ने के 167 प्लांट उपलब्ध हैं। मैरीटाइम इंडिया विजन में इसे रिसाइकलिंग केंद्र के रूप में भी विकसित करने की योजना है। कोलकाता, मुंबई और केरल में भी ये कम पैमाने पर होता है और इसे भी आगे मजबूत करने पर काम हो सकता है। इसमें बड़े पैमाने पर देशी और विदेशी निवेश की संभावना है। जो हमारी कॉस्ट है इंडिया में, वो दूसरे कंट्रीज़ के कंपैरिजन में, यूरोप और अन्य विकसित देशों के कंपैरिजन में निश्चित तौर से हमारा कॉस्ट, हम कॉम्पिटिटिव होंगे। एक इकोसिस्टम डेवलप करने की ज़रूरत थी, और जो हमने इनिशिएटिव्स लिया है उसके चलते वो इकोसिस्टम क्रिएट होगा, और उसके चलते निश्चित तौर पे हम ग्लोबल जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे कम्पीट करेंगे और बिजनेस यहाँ पे ला पाएंगे। बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सबसे बड़े माध्यम होते हैं, और इन जहाज़ों से इतनी बड़ी मात्रा में कोयला, लौह, अन्य खनिज पदार्थ, पेट्रोलियम उत्पाद, बहुत सारे तरह के गाड़ियाँ, ये सारे बंदरगाहों के माध्यम से ही आते हैं। और ऐसे में बंदरगाहों का बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है किसी भी देश के विकास के लिए। भारत के बंदरगाहों के माध्यम से होने वाले पूरे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 37.4% तरल, 22% कोयला, 21% कंटेनर, 7% लौह अयस्क, 2.5% खाद और 10% अन्य बड़ा माल होता है। सन 2025 तक भारत कोकिंग कोल के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा आयातक हो सकता है। इसके लिए बंदरगाहों को तैयार करने की योजना पर काम किया जा रहा है। कार्गो को अलग अलग जगह पे रुकना पड़ता था, वेट करना पड़ता था, डॉक्यूमेंटेशन में टाइम लगता था। अब इन चीज़ों को ऑटोमेट करने की कोशिश की जा रही है, पेपरलेस और ऑनलाइन करने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि जो मूवमेंट है और जो डिले होता था इन लोकेशन पे वो ना हो, और कार्गो सीमलेसली एक जगह से दूसरे जगह बिना किसी रुकावट के आ जा सके। इससे जो हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो कमेगा, और जो इन्वेंट्री का जो कॉस्ट हमारे कमर्शियल बिजनेस को उठाना पड़ता है वो कम होगा, जिससे कि हम ग्लोबली कम्पिटिटिव हो पाएंगे। बंदरगाहों के आसपास औद्योगिकरण का एक बड़ा अवसर बनेगा। इसे जापान और दक्षिण कोरिया की तरह विकसित किए जाने की योजना है,
तमिलनाडु और गुजरात में 2 बड़े समुद्री क्लस्टर बनाए जाएंगे। इसके अलावा कोस्टल इकोनॉमिक जोन और कोस्टल इकोनॉमिक यूनिट भी बनाए जाएंगे। बड़े पैमाने पर स्थानीय लोग भी हैं जिन्हें समुद्र तटीय समुदाय कहा जाता है। इसमें इन लोगों को स्किल ट्रेनिंग देना, आजीविका और मत्स्य पालन जैसी व्यवस्था करना और यहाँ तक कि समुद्र तटीय पर्यटन की शुरुआत भी इन लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार दे सकती है। इनमें समुद्री खेलकूद को बढ़ावा देना भी शामिल है। दुनिया भर में पोर्ट सिटी निवेश के एक नए अवसर के रूप में उभर रहे हैं। भारत के समुद्र तटों के पास पोर्ट सिटी की बड़ी संभावनाएं हैं। आधुनिक सुविधाओं से लैस इन पोर्ट सिटी में बड़े पैमाने पर देशी और विदेशी निवेश की संभावनाएं हैं। ये पोर्ट सिटी बंदरगाहों और शेष इलाकों के बीच एक सेतु की तरह रहेंगी। सिंगापुर, ह्यूस्टन, दुबई, फुजियान जैसे बंदरगाह नगर दुनिया भर में पर्यटकों और निवेशकों के आकर्षण बनते जा रहे हैं और बड़े पैमाने पर स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। We also feel that there is an opportunity for India to specialize in other maritime sectors like ship management, maritime law, finance, insurance, ocean governance, etc. There is a definite need for interdisciplinary research in maritime affairs encompassing information technology, chemical, naval architecture, mechanical, ocean technology, etc. And at the lower end of the spectrum, there is a requirement for skill development in all maritime value chain, be it ports or dredging or multimodal transportation. बंदरगाहों के विकास से देश में कुशल मजदूरों की तादाद भी बढ़ानी पड़ेगी। इसके लिए फिलहाल देश में 11,964 ITI हैं और 2,000 से ज्यादा पॉलिटेक्निक संस्थाएं हैं। इस लाइन पर सन 2009 में नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई थी। इसमें करीब 200 प्रशिक्षण सहभागी और 3,000 प्रशिक्षण केंद्र सहयोग कर रहे हैं। In the last few years, the government has taken a lot of initiatives to standardize maritime training and improve its quality, including a revision of course curriculum, increasing skill-based training, encouraging value-added courses, e-learning, online exit exams, facial biometric attendance system, and so on and so forth. These have resulted in increase in jobs. भारत के समुद्री विस्तार के साथ देश के अंदर जल मार्ग भी विकसित किए जाने की योजना है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के एक आकलन के मुताबिक भारत में करीब 15,330 किलोमीटर जलमार्ग विकसित किए जाने की क्षमता है। इनमें 4,000 किलोमीटर को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में चिन्हित किया गया है, जबकि शेष पर राज्य सरकारें काम कर रही हैं। वाटरवेज के डेवलपमेंट के लिए एक संस्था है, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ना वो बहुत दिनों से जो इंडियन हमारे वाटरवेज हैं उसको डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। अभी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, जल मार्ग विकास प्रोग्राम, जिसपे कि गंगा पे बनारस से लेके हल्दिया तक जो हमारी इनलैंड वाटरवेज की इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप की जा रही है। उसी तरह से जो नॉर्थ ईस्ट में NW2 और NW16 ब्रह्मपुत्र और बाराक नदी, इन पे भी हम IWI काम कर रहा है। NW16 बाराक नदी में उनका टर्मिनल बदरपुर और सिलचर में है। इन सबको एक्टिवेट करने से और इन पे अगर हम रेगुलर जहाज़ हमारा चल पाए तो कंटेनर्स वहाँ से सीधा जो इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट है उसके माध्यम से कहीं भी दुनिया में जा सकता है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो या भारत सहित दुनिया के अन्य मित्र देशों की हिंद प्रशांत नीति, हमारी समुद्री ताकत और हमारी समुद्री क्षमता का इसमें बड़ा योगदान है। दुनिया के देश चाहते हैं कि हम समुद्री इलाके में अपनी सक्रियता बढ़ाएं, न सिर्फ व्यापार के क्षेत्र में बल्कि समुद्री सुरक्षा को कायम करने के क्षेत्र में भी। और इसमें हमारे विकास का, हमारे सामुद्रिक विकास का, हमारे बंदरगाहों और जहाज़ों के विकास का बड़ा योगदान होना है। ये एक समझिए कि धारा प्रवाह है। करीब 3-4 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो है दुनिया की, वो इसी रास्ते से गुजरती है।
तो हम देखते हैं कि ये इंडो पैसिफिक में इस ट्रेड का और बढ़ते हुए ट्रेड का, जबकि पूरे विश्व की प्रगति का साधन बनने जा रहा है समंदर, तो हम सभी कंट्री चाहते हैं कि हम जो है इस पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र को, मतलब इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन और उसके चारों तरफ जितने देश हैं, उनकी सहायता के लिए इस क्षेत्र में, इंडो पैसिफिक में सिक्योरिटी होना आवश्यक है। बंदरगाहों के महत्व को समझते हुए सन 2008 में संसद के कानून से भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इस इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी के माध्यम से भारत के समुद्री विस्तार के उपयोग के लिए आवश्यक कार्यबल बनाने की योजना है। बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत एक बड़ी ताकत के रूप में उभर रहा है और दुनिया के देश भारत पर विश्वास करने लगे हैं। ऐसे में हमारे समुद्री क्षेत्र का विकास काफ़ी ज़रूरी है और समुद्री क्षेत्र को भारत के अन्य क्षेत्रों से थल से जोड़ना बहुत ही आवश्यक है और इसी लिहाज से मैरीटाइम समिट आयोजित किया जा रहा है। अब देखते हैं कि किस तरह के निष्कर्ष निकलते हैं इस मैरीटाइम समिट में, लेकिन इतना तय है कि इस तरह की व्यवस्था से, इस तरह के कार्यक्रमों से हमारा जो पूरा मैरीटाइम डोमेन है उसमें काफ़ी तेज़ी से विकास होने की संभावनाएं हैं। राज्यसभा टेलीविज़न के लिए कैमरा पर्सन राज ठाकुर और असिस्टेंट हरि के साथ दिल्ली से मैं अखिलेश सुमन।